हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th बायोलॉजी का 5th चैप्टर का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाई मेंडल वर्क इज नॉट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एंड व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी एंड व्हाई वी स्टडीड क्रोमोसोमल थ्योरी आफ्टर मेंडल वर्क. So let's start with why Mendel work is not accepted by the scientists and worldwide. There are many reasons that could not make Mendel work as the universally accepted by the scientists, and the first reason is non-blending inheritance. In non-blending inheritance, Mendel says when we cross a red color flower with a white color flower, in F1 generation the progeny will be of red color. But in case of incomplete dominance, this theory becomes failure because we get pink color flower instead of our red color flower. Second point is there is no physical evidence of factors. We can feel or we can see chromosome under microscope, but factors can't be seen under any device, under any stain. So, फिजिकल एविडेंस के ना होने के कारण जिनको फैक्टर्स कहा था मेंडल ने, वो हम प्रूव नहीं कर पाए. एंड थर्ड इज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. You know, Mendel did 28,000 of experiment on Pisum stigum plant, pea plant, and used so many type of mathematical derivations in his study. But because of no regard of mathematics in terms of biology, his work could not be acceptable. In many books or in many type of questions, it is asked up to how many years Mendel did not recognized by his work. Time period is 1860 to 1900. 1860 से लेकर 1900 शताब्दी तक एक गैप ऑफ 40 years of time period. His work is not accepted by the scientist. After that, जब ये 20वीं शताब्दी शुरू हो गई, इस समय पर माइक्रोस्कोप आ गया था और बहुत सारी चीज़ें, हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी. और उसी समय पर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सटन एंड बोवेरी. ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे. इन्होंने दो अलग अलग कंट्रीज में अपने काम को किया और दो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल, इन्होंने क्या लिया, एक्सपेरिमेंटल यू कैन से ऑब्जेक्ट लिया. जैसे कि इन्होंने, जो सटन थे, इन्होंने अपना वर्क किया था ग्रासहोपर के ऊपर, और जो बोवेरी थे, इन्होंने अपना वर्क किया था सी अर्चिन के ऊपर. बट कहीं ना कहीं जाकर दोनों की थ्योरी आपस में मैच होती थी, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर अपनी थ्योरी को एक ही नाम दे दिया, जिसे हम किस चीज़ की फॉर्म में पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. बिकॉज इस टाइम तक माइक्रोस्कोप आ गया. माइक्रोस्कोप के अंदर जब डीएनए यानी कि सेल को एक्सप्लोर किया गया, तो उसके न्यूक्लियस से डीएनए निकला, डीएनए के अंदर से क्रोमोसोम्स निकले, और उनको क्रोमोसोम ही इसलिए बोला जाता है बिकॉज आफ्टर putting in a certain type of stain, they show colored bodies. That's why these are called as chromosomes. तो चलिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मेंडल ने जो वर्क किया है, वो उनकी जो सिमिलरिटीज है वो क्या थी, कि मेंडल ने भी कहा था कि ट्रेट पास ऑन होते हैं. कहाँ पर पास ऑन होते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. इन्होंने भी यही कहा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. और क्या नाम दे दिया इसी को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडल वर्क. फर्स्ट इज chromosomal theory says that chromosomes occurs in pair. Chromosomes occur in pairs. If this is a cell, then this is chromosomes. That means they occur in pairs. Mendel also says that factors
occurs in pair. So that this chromosomal theory, no doubt, support Mendel theory that both if we are talking about chromosomes and if we are talking about factors, they both come in pairs. Second is chromosomal theory says that जो chromosomes pairs हैं they segregate. Okay, that chromosome pairs segregate, separate in F1 जनरेशन. अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ये सेपरेट हो जाएंगे. कहां पर? जब इनको क्या बनना है? गैमीट्स बनने हैं. एंड मेंडल ऑल्सो सेज लॉ ऑफ segregation, that this separate into this. That means this point also in favor of Mendelberg. And third point is chromosomes show independent assortment. Mendel also give law of independent assortment. Like if I'm taking about example of this capital T and small t, if this is capital R capital Y and small r small y, this R can be go to y and this can be go to this. That means कि independent अगर आपस में ये जो पेयर्स हैं ये अपने साथ वाले को छोड़कर और थर्ड वाले के साथ भी पेयर बनाना चाहते हैं तो भी प्रोजेनी में वो चीज चली जाएगी. और मेंडल ने इसी को कहा था, ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी ये कहीं ना कहीं मेंडल थ्योरी को पूरी तरह से क्या कर रही थी? बता रही थी कि ये एक्यूरेट है और ये स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी. आने के बाद जेनेटिक्स को पर लग गए. जैसे जेनेटिक्स को इतना ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी कि हर एक साइंटिस्ट, यू कैन से आउट ऑफ 10 साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन डीएनए और जेनेटिक्स. जीन के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. और इसी की रेस में एक और महान साइंटिस्ट आए हमारे सामने जिनका नाम था टीएच मॉर्गन, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन. और इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए जेनेटिक्स के ऊपर कि मेंडल की बराबरी इन्होंने करना चाहा. और इसी समय पर इनको एक और उपाधि दे दी गई कि ये हैं हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. मेंडल को हमने बोला था फादर ऑफ जेनेटिक्स और इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से इनको बोला गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. और इन्होंने जिस एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म को प्लेस दिया अपनी स्टडी के अंदर उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही हम एक फ्रूट फ्लाई बोलते हैं. बिकॉज क्या होता है कि जो फ्रूट फ्लाई होती है, ये मान लीजिए ये कोई फ्रूट है, ये मान के चलिए ये क्या है? बनाना है. और ये बनाना जब राइप हो गया है, पक गया है, तो इसके आसपास क्या हो जाती हैं? ईस्ट सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और राइपनिंग की जो स्मेल होती है वो फैल जाती है. और ये जो फ्लाई है ये इसके आसपास क्या करती है? इसके आसपास घूमना शुरू कर देती है. इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? फ्रूट फ्लाई. अब बात आती है कि इन्होंने फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के साथ ही 1933 में
इनको नोबेल प्राइज भी मिला अपने काम के लिए, ये भी आपको एक याद करना है पॉइंट। अब why टी.एच. मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्यों चूज किया? इतने सारे एनिमल्स थे, इतने सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स थे, तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना? सबसे पहली बात है लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन होती है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, वो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज की है, और यू कैन से ओनली 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर ही ड्रोसोफिला की जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू प्यूपा, दैट मीन्स मोल्टिंग स्टेज। देयर आर 2-3 मोल्टिंग स्टेज एंड देन मैच्योर fruit fly, then lab stable. This organism is highly stable and in lab conditions, that means we can control various experiment inside lab. Third is sexual dimorphism. Sexual dimorphism is a very interesting point that is mentioned here, because male is small in size and female is large in size. That means we can easily discriminate between male as well as between female. The next point, in one mating, एक बार जब मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो उस समय पर मोर देन 100 एग्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स एक जनरेशन के अंदर इतनी सारी प्रोजेनी बनती है, तो हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज they can breed throughout the year. सीजनल ब्रीडर्स नहीं थे कि लाइक ओन सेट ऑफ सीजन ही ये ब्रीड करेंगे, नहीं, ये पूरा साल ब्रीड कर सकते थे, यानी कि हर 14 डेज के बाद वो क्या कर सकते थे? दोबारा से ब्रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, वो होते हैं 8। 8 का मतलब, 8 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 4 पेयर्स हैं। इन 4 पेयर्स में से 3 पेयर्स जो हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, और जो 1 पेयर है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो 4 पेयर हो गए, 4 में से 3 को हमने ऑटोसोम्स बोल दिया और 1 को हमने क्या बोल दिया? सेक्स क्रोमोसोम बोल दिया। इसी को हम नलिसोम्स भी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। It's also a very important topic that is discussing under why T.H. Morgan choose Drosophila melanogaster. Polytene chromosomes को ही हम giant chromosomes बोलते हैं, and these are like lamb brush chromosomes. इनको हम easily सेल के अंदर स्टेन्ड फॉर्म में इजीली स्टडी कर सकते हैं। ये हमें नेकेड आई से भी दिखाई दे सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, यानी कि जो बीमारियां किसके कारण होती हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम इज वेयर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स फॉर्म इन सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आपको एक पॉइंट याद करना है कि ये कहां पर मिलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। एंड वन ड्रोसोफिला के बीच में 60% जो क्रोमोसोम्स यू कैन से स्टडी जो थी वो रिजेंबल करती थी, और यही कारण थे जिसकी वजह से टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के लिए चुना। तो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी फिनिश हियर. If you want to ask any question, any doubt, you can comment and stay with us. Thank you.